दो करीबी दोस्तों की अपनी आपबीती लेकर आया हूं, जो एक जगह से दूसरे जगह पर माल पहुंचाने का काम करते थे, यानी वह ट्रक चलाते थे, जिनमें एक ड्राइवर था और दूसरा खलासी। लेकिन एक बार उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने सपने में कल्पना भी नहीं की होगी, और उन दोनों ने ही मुझे आज अपनी आपबीती शेयर की है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यही कहूंगा कि स्टोरी को अधूरी मत छोड़ना। यह स्टोरी एकदम रियल घटनाओं पर आधारित है, और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वह स्टोरी को कंप्लीट जरूर सुने और उसके बाद ही चैनल को ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है दो दोस्तों सुधांशु और मोनू की, जो कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहते थे। सुधांशु पढ़ाई लिखाई में कुछ खास अच्छा नहीं था। इस वजह से स्कूल खत्म होने के बाद जब उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो उसने ट्रक ड्राइवर का काम सीखा, और अब आजकल वह वही काम कर रहा था। लंबे सफर पर माल ले जाने के दौरान सुधांशु अपने साथ अपने दोस्त मोनू को लेकर जाता था। इसी बहाने उन दोनों का घूमना फिरना भी हो जाया करता था। इसी दौरान एक दिन उसे कोलकाता माल ले जाने के लिए ऑर्डर मिला, और हर बार की तरह सुधांशु मोनू को भी अपने साथ लेकर गया। वापसी में आते समय उन्हें चले हुए थोड़ी देर हुई होगी कि तभी मोनू ने उसे ट्रक रोकने को कहा। यह सुनकर सुधांशु झल्लाते हुए बोला, वहां से चले, अभी 1-1.5 घंटा ही हुआ है और तू तब से दूसरी बार यह ट्रक रुकवा रहा है। अगर यही चलता रहा तो हम घर कब पहुंचेंगे? यह सुनकर मोनू बोला, यार मैं क्या करूं, रात में ज्यादा पी ली थी जिसकी वजह से बार बार पेशाब आ रहा है। बस 2 मिनट की ही बात है, उसके बाद चलते हैं। सुधांशु अब क्या ही बोलता, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और ट्रक रोक दिया। ट्रक से उतरकर सुधांशु झाड़ियों में अंदर की ओर जाने लगा, क्योंकि वह भीड़ भाड़ वाली जगह थी और आसपास काफी लोग भी आ जा रहे थे। मोनू वहां से थोड़ा अंदर गया और बाथरूम करने लगा, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर वहां झाड़ियां के अंदर मौजूद एक चमकदार चीज पर पड़ी। बाथरूम करने के बाद जब उसने वह चीज उठाई तो देखा कि वह सुनहरे के कड़े जैसा कुछ था। सुनहरी रंग का वह कड़ा खरे सोने का बना लग रहा था, जिसे देखकर मोनू वहां से उसकी दूसरी जोड़ी ढूंढने लगा, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही कड़ा था। मोनू ने वो कड़ा लिया और उसे देखने लगा। इसी दौरान उसकी नजर उस कड़े पर लगे कुछ लाल धब्बों पर गई। मोनू ने उन्हें साफ किया और अपनी जेब में डाल लिया। फिर इसके बाद वह वापस ट्रक में आ गया। उसे वापस आने में काफी समय लग गया था, जिसकी वजह से सुधांशु थोड़ा गुस्से में था, और उसके आते ही वह बोला, क्या यार, तुझे बाथरूम जाने में इतना टाइम कैसे लगा? हम पहले ही लेट हो चुके हैं, तुझे जल्दी करनी चाहिए थी ना। मोनू वो सोने के कड़े वाली बात सुधांशु को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वरना उसे उसमें से हिस्सा देना पड़ता। इसलिए वह बोला, अरे बस वो थोड़ा अंदर की तरफ चला गया था, अब वापस आने में टाइम लग गया, लेकिन चल कोई नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर सुधांशु ज्यादा कुछ न बोला और उसने फिर दोबारा से ट्रक चला दिया। कुछ समय बाद जब वो शहर पहुंचे तो मोनू अपने घर चला गया और सुधांशु अपने घर। लेकिन यहाँ पर मोनू को यह नहीं पता था कि वह अपने साथ एक बिन बुलाए मेहमान को भी ले आया है। शाम का समय हो गया था और मोनू घर आकर नहा धोकर खाना खा पी कर सो गया। लेकिन देर रात मोनू को अचानक से किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मोनू को लगा कि यह शायद उसके मन का वहम है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वो आवाज दोबारा सुनाई दी। इन सब से परेशान होकर मोनू बिस्तर से उठकर आसपास देखने लगा। इतना ही नहीं, उसने कमरे से बाहर आकर भी देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था सिवाय सन्नाटे के। मोनू को लगा कि शायद वो लंबे सफर से आया है, इस वजह से थक गया होगा, इसलिए उसने कान में हेडफोन डाले और सोने चला गया। इसके बाद उसकी नींद सुबह ही खुली। अब तक वो रात वाली बात भूल गया था, और जब वो आज अपने सफर का सामान देख रहा था तभी उसे अपनी पेंट की जेब में वही कड़ा मिला। उस कड़े को देखकर मोनू को काफी खुशी हो रही थी। वह कड़ा काफी ज्यादा भारी था और देखने में असली सोने का भी लग रहा था। मोनू ने उसे थोड़ा सा घिस कर भी देखा, सच में वह असली सोना था। यह देखकर मोनू को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इसका क्या करे। पहले तो उसने सोचा कि वह इसे बेच देगा, लेकिन यहाँ आसपास सारे उसके जान पहचान के लोग थे। अगर वह उस कड़े को बेचता तो फिर बात उसके घर तक आ सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि किसी को यह तोहफे में दे दे। पहले तो उसने सोचा कि अपनी माँ को दे देगा, लेकिन उसकी माँ उससे सवाल जवाब करती, क्योंकि अभी तक उसने कमाना शुरू नहीं किया था, तो ऐसे में उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। इसलिए उसने सोचा कि वो इसे अपनी प्रेमिका श्वेता को दे देगा। प्रेमिकाएं वैसे भी खुशी खुशी तोहफे ले लेती हैं, और ये खरीदने के पैसे सामने वाले के पास कहाँ आए, इससे उन्हें ज्यादा मतलब नहीं होता था। और इतने कीमती तोहफे की वजह से उसकी प्रेमिका उसे काफी पूछेगी, ये अलग। यही सोचकर उसने वो कड़ा श्वेता को दे दिया। उस कड़े को देखकर श्वेता खुशी से फूली न समाई, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने वह चीज ले ली। उसने बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे वह कड़ा पहन लिया, और इसके बाद जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। उस कड़े को पहनने के बाद ही रात के समय श्वेता अचानक से अपने बिस्तर पर से उठी और बाहर की तरफ आ गई। और अगली सुबह जब श्वेता के घर वालों ने देखा तो पाया कि श्वेता वहां नहीं थी। सबको लगा कि शायद श्वेता जल्दी उठकर बाहर टहलने गई हो, इसलिए उन्होंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सुबह से दोपहर हो गई तब उन्हें श्वेता की थोड़ी चिंता होने लगी।
उन लोगों ने पूरे गांव में श्वेता को ढूंढा, लेकिन श्वेता उन्हें कहीं भी नहीं मिली। थक हार कर उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस वालों ने साफ साफ कह दिया कि जब तक उसे गुम हुए 24 घंटे नहीं हो जाते वह कंप्लेंट नहीं लिख सकते। श्वेता जवान लड़की थी, हो सकता है कि वह किसी लड़के के साथ चली गई हो। यह सब सुनकर श्वेता के घर वालों को काफी ज्यादा गुस्सा तो आया, लेकिन अब वह बोलते भी तो बोलते क्या। उनकी बेटी घर से गायब थी और अब ना जाने वह कहां और किस हाल में होगी। इन्हीं सब के दौरान श्वेता की सहेलियों से उसके घर वालों को पता चला कि मोनू और श्वेता का कुछ चल रहा था। यह सब सुनकर श्वेता के घर वालों को लगने लगा कि हो ना हो मोनू ने श्वेता को कहीं गायब किया है। श्वेता के घर वाले मोनू के घर गए और उसे धर लिया। मोनू के घर वालों ने तो साफ साफ कह दिया कि वह झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब श्वेता के घर वालों ने मोनू को थोड़ा बहुत कूटा तो अपने आप ही मोनू ने उगल दिया। लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे नहीं पता कि श्वेता कहाँ है। अब उन सब लोगों को काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। उन्होंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की कि श्वेता को ढूंढ ले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन सब के 2-3 दिन बाद श्वेता अपने आप ही घर आ गई। उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। वहीं उसके घर वालों ने उससे पूछा कि आखिर वह कहाँ चली गई थी। तब वह बोली, मैं मोनू से प्यार करती थी और वही मुझे लेकर गया था। फिर हमारा झगड़ा हुआ और पता नहीं ये मुझे कहाँ छोड़ गया। ये सब सुनकर वो सारे लोग बिल्कुल हैरान रह गए और उन सभी को मोनू पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन सब ने मोनू को काफी पीटा। वही मोनू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्वेता झूठ क्यों बोल रही है। और अब सभी लोगों ने यह फैसला किया कि मोनू को श्वेता से शादी करनी पड़ेगी। मोनू इसके लिए मान नहीं रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्वेता झूठ क्यों बोल रही है, और इसलिए वह बोला, ठीक है, मैं श्वेता से शादी करूंगा, लेकिन पहले मुझे उससे अकेले में बात करनी है। तब गांव वाले बोले, पहले तो तू उससे शादी कर ले, उसके बाद जितनी बात करनी है कर लेना। मोनू के घर वाले भी इसके लिए मान गए, क्योंकि अब उनके पास और चारा ही क्या था। उन्हें रहना तो इसी गांव में था और श्वेता भी अच्छी लड़की थी। और फिर श्वेता शादी करके मोनू के घर आ गई। शादी की पहली रात ही मोनू ने श्वेता से पूछा, तुम आखिर कहां चली गई थी और तुमने गांव वालों से झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हें लेकर गया था। यह सुनकर श्वेता भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मैं आजादी चाहती थी। मैं उस बार ऐसे ही बिना बताए चली गई तो इतना हंगामा हुआ, लेकिन अगर अगली बार दोबारा जाऊंगी तो दोबारा से हंगामा होगा, इसलिए मैंने ये योजना बनाई। और अब तुम सुनो, तुम्हारा दोस्त सुधांशु दोबारा से माल लेकर कोलकाता जाने वाला है। तुम और मैं भी उसके साथ जा रहे हैं और इस बारे में तुम मुझसे बात करोगे। मोनू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्वेता चाहती तो चाहती क्या है, और पता नहीं क्यों उसे उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने प्यार से श्वेता से पूछा, श्वेता क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे बताओ। यह सुनकर श्वेता कुछ समय तो खामोश रही, लेकिन फिर अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ मोनू के मुंह पर मारा। वह थप्पड़ इतना ज्यादा तेज था कि मोनू पीछे जा गिरा और अब उसे समझ आ चुका था कि बात कुछ और है। उसे पता था कि कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा, इसलिए उसने श्वेता की बात मानने में ही भलाई समझी। अगले दिन जब सुधांशु माल लेकर जाने की तैयारी में था तो मोनू उसके पास आया और बोला, तू अकेले जा रहा है क्या? यह सुनकर सुधांशु बोला, हाँ, अभी तो अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरी अभी अभी तो शादी हुई है। तू अपनी पत्नी के साथ समय बिता, मैं बस सामान पहुंचा कर आया। यह सुनकर मोनू बोला, यार तुझे तो पता ही कि मेरी कल ही शादी हुई है, और ऐसे में मैं अपनी पत्नी को थोड़ा बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा तो है नहीं, इसलिए तू मुझे और श्वेता को भी अपने साथ ही ले चल। इस बहाने हमारा घूमना फिरना ठीक से हो जाएगा और तुझे अकेलापन भी नहीं लगेगा। यह सुनकर सुधांशु बोला, पागल हो गया है क्या? तुझे अगर थोड़ा पैसा चाहिए तो तू मुझसे ले ले, लेकिन भाभी को अच्छे से ले जा, ऐसे ट्रक पर उन्हें लाद कर ले जाएगा, अच्छा लगेगा क्या? मोनू ने उससे काफी मिन्नतें की, लेकिन सुधांशु मान ही नहीं रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी भाभी ऐसे ट्रक पर तकलीफ में जाए, और सोनू श्वेता के साथ ना ही अकेले जाना चाहता था, और ऊपर से श्वेता का भी आर्डर था, इसलिए उसने सुधांशु को सारी बात बता दी। सुधांशु को पहले तो उसकी बात मजाक लगी, लेकिन फिर उसने बार बार जब यही बात बोली तो उसे लगा कि शायद इसकी बात में सच्चाई हो, इसलिए वह भी इसके लिए मान गया। वहीं जब मोनू ने अपने घर वालों को कहा कि वह श्वेता को अपने साथ कोलकाता ले जाना चाहता है और वह उसे सुधांशु के ट्रक पर लेकर जाएगा, तो उसके घर वाले भड़क उठे। उन्होंने उससे कहा कि नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे ट्रक पर ले जाता है क्या? लेकिन मोनू ने किसी तरह से उन्हें पटा ही लिया, और फिर मोनू और श्वेता सुधांशु के साथ कोलकाता के लिए निकल पड़े। सुधांशु को अभी भी लग रहा था कि शायद मोनू मजाक कर रहा है, इसलिए उसने बातों ही बातों में कहा, श्वेता भाभी, आपको पता है कि मोनू आपके बारे में क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि आप भाभी नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। यह सुनकर मोनू के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं, लेकिन तभी श्वेता बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें भी सच बता ही देना चाहिए, और मोनू जो कह रहा है वह बिल्कुल सच है। यह सुनकर सुधांशु बोला, क्या भाभी, अब आप भी शुरू हो गई?
वैसे तुम दोनों ने नाटक करके मुझे डराने का सोचा, अच्छा है, लेकिन मैं नहीं डरने वाला। यह सुनकर श्वेता भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें यह मजाक लग रहा है, तो अब लो। श्वेता ने यह कहा ही था कि इसी के साथ ही ट्रक में रखा रेडियो बजने लगा। यह देखकर सुधांशु थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को काबू किया और जल्दी से वह रेडियो बंद किया और कहा, आजकल के रेडियो पता नहीं कैसे अपने आप ही चलने लगे हैं, लेकिन चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन अब इससे पहले कि कोई कुछ बोलता है, वह रेडियो दोबारा से चलने लगा। सुधांशु का हलक सूख गया था। उसने घबराते हुए मोनू की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दहशत के भाव साफ नजर आ रहे थे, और फिर वह बोला, क्या तुझे अभी भी मेरी बात मजाक लग रही है? मेरी बात पर यकीन कर, यह सच में श्वेता नहीं बल्कि कोई और है। यह सुनकर सुधांशु कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, वैसे आप जो कोई भी भाभी के शरीर में है, आप चाहती क्या है? हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, और ना ही हम कोई इतने पैसे वाले लोग हैं जो जलन की वजह से कोई ऐसा करेगा, बल्कि यह तो बेरोजगार है, बेरोजगार। यह सुनकर श्वेता बोली, तो तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम लोगों को परेशान करना चाहती हूं? क्या मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ किया है? नहीं ना। मेरा निशाना कोई और है, तुम नहीं, और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते। पर भरोसा रखो, इन सब की वजह से तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर मोनू बोला, लेकिन आप हैं कौन और कोलकाता क्यों जाना चाहती हैं? और एक बार हम आपको कोलकाता छोड़ देंगे तो आप हमें जाने देंगी ना? यह सुनकर श्वेता बोली, मैं अपने इरादे के बारे में तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगी। और एक बात का ख्याल रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए कोई खेल खेला है, तो फिर मैं तुम लोगों के साथ जो खेल खेलूंगी वह तुम सोच भी नहीं पाओगे। इन सबसे मोनू और सुधांशु काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने इस बारे में किसी को न बताने का फैसला किया। और फिर कुछ ही समय में जब वह लोग कोलकाता पहुंच गए, तब श्वेता बोली, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। तुम लोग मेरे साथ एक जगह पर चलो, आगे मैं देख लूंगी। मोनू और सुधांशु इसके लिए मना कहाँ कर पाते, इसलिए मान गए और फिर उसे लेकर कोलकाता के एक रिहायशी इलाके में आ गए। वहां जाकर श्वेता बोली, मैं यहाँ से किसी काम के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, लेकिन हाँ याद रखना, मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत, वरना मैं घर जब आऊंगी तो फिर तुम लोगों के बारे में जो जो बोलूंगी, उसके बाद तुम्हारी इतनी पिटाई होगी कि तुम लोग शायद जिंदा ही ना बचो। इसके बाद श्वेता वहां से चली गई। वहीं सुधांशु और मोनू वहां मौजूद एक ढाबे पर आ गए। वहां आकर उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया और फिर सुधांशु बोला, ये मुसीबत आखिर तेरे गले कैसे पड़ गई और तेरे साथ साथ मैं भी लपेटे में आ गया। अच्छा होता जो मैं तुझे लेकर ना आता। ये सुनकर मोनू बोला, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैंने यह जानबूझकर किया है। वैसे अब यह सब छोड़ और यह सोच कि करना क्या है, क्योंकि अगर इसने कोई गड़बड़ कर दी तो हम दोनों फंसेंगे, और अगर नहीं भी की तो ऐसे किसी चुड़ैल के साथ रहना तो सही नहीं होगा ना। पता चले ये कब हमें मार डाले तो तू नहीं जानता कि मैं कैसे उसके साथ रहता हूं। यह सुनकर सुधांशु कुछ सोचते हुए बोला, यह जो कोई भी है यह ऐसे ही तेरे पास नहीं आ सकता, हो सकता है कि तूने इसे जानबूझकर बुलाया हो। तब मोनू बोला, मैं पागल थोड़ी हूं जो यह करूंगा। तब सुधांशु बोला, देख, जरूरी नहीं है कि तुमने सामने से उसे बुलाया हो, बल्कि हो सकता है कि तूने किसी अनजान चीज को छुआ हो या फिर लांघ दिया हो। याद कर, तूने कुछ ऐसा किया था। यह सुनकर मोनू को याद आया कि कैसे उसने वह कड़ा उठाया था, लेकिन अब वह यह बात सुधांशु से बोलने में हिचकिचा रहा था, यह सोचकर कि न जाने वो उसके बारे में क्या सोचे। लेकिन अभी यह समय कुछ छिपाने का नहीं था, इसलिए उसने उसे सब सच बता दिया। यह सब सुनकर सुधांशु को गुस्सा तो काफी आया कि उसका दोस्त होकर वो उससे ऐसे छुपा रहा था, लेकिन अब वह जिस मुसीबत में पड़े हुए थे उसे निकालना ज्यादा जरूरी था। इसलिए वह बोला, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, अभी यह सब खत्म होने के बाद हम वापस घर चले जाएंगे और तू भाभी को अपने साथ रखना, और फिर मैं अपने घर वालों से यह सब बताकर तुम्हारे घर पर किसी तांत्रिक या बाबा को लेकर आऊंगा, जिससे सब सही हो जाएगा। मोनू को भी यह बात सही लगी और अब यह लोग यह सब करने का सोचने लगे। इन सब के एक आध घंटे बाद श्वेता वापस आ गई, लेकिन उसके हाथ की त्वचा कहीं कहीं से जली हुई थी। ये देखकर उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कहाँ गई थी जो इसके हाथ जले हुए थे, लेकिन वो ये पूछने की हिम्मत कैसे करते, इसलिए शांत रहे। उस रात वो लोग वहीं कोलकाता में एक होटल में रुके। इस दौरान मोनू और सुधांशु एक कमरे में रुके और श्वेता दूसरे कमरे में। अगले दिन जब वो लोग निकलने के लिए श्वेता के कमरे के पास आए तो उन्होंने देखा कि श्वेता कमरे में नहीं थी। अब अगर कोई सामान्य समय होता तो वो लोग श्वेता को ढूंढने की कोशिश भी करते, लेकिन श्वेता के ऊपर जिस प्रेत का कब्जा था उसकी वजह से श्वेता यहाँ वहां टहलती रहती थी, इसलिए वो लोग श्वेता के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद लगभग दोपहर के समय श्वेता आई और बोली, चलो चलने का समय हो गया है। ये सुनकर मोनू और सुधांशु ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो वो एक दूसरे से कह रहे हों कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही कहाँ है। वे तीनों वापस ट्रक में बैठ गए और घर जाने के लिए निकल पड़े। इस दौरान ट्रक में बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी।
कुछ देर बाद सुधांशु थोड़ी हिम्मत करके बोला, वैसे भाभी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, ये आप भाभी के शरीर के साथ बीच बीच में कहां चली गई थी? यह सुनकर श्वेता ने उसे घूरा और कहा, इससे तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो चुपचाप। इसके आगे वो दोनों शांत ही रहे। कुछ घंटों बाद उनका घर आ गया और सुधांशु जा ही रहा था कि तभी श्वेता बोली, अगर ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो देख लेना। इसके बाद सुधांशु घर आ गया और अपने घर वालों से इस बारे में बात की। उन सबको लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन फिर जब सुधांशु ने कहा कि अगर उन्हें भरोसा नहीं है तो मोनू से ही चलकर पूछ ले, तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा यकीन हुआ। लेकिन वो लोग जितना हो सके इससे दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, देख बेटा, ये उनकी समस्या है, वो इससे खुद ही निपट लेंगे, तू ज्यादा उसके पचड़े में मत पड़ और जितना हो सके उससे दूर ही रहे और अपने काम पर ही ध्यान दे। सुधांशु ने इसके आगे बहस तो नहीं की, लेकिन उसने सोच लिया था कि अपनी तरफ से मोनू की मदद जरूर करेगा। और यही सब सोचकर गांव के लोगों से पूछताछ करके वो एक तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। ये सब सुनकर वो तांत्रिक सुधांशु के साथ आने को मान गया और वो लोग मोनू के घर आ गए। वहां आकर सुधांशु मोनू से बोला, देख, मैं बाबा जी को ले आया हूं और अब सब सही हो जाएगा। ये सुनकर मोनू बोला, तू इस ढोंगी पाखंडी को यहां क्यों ले आया? अभी के अभी इसे लेकर निकल जा यहां से। वो तो तेरी दोस्ती का लिहाज किया हुआ है, तभी इतना झेल रहा हूं तुझे। मजाक की भी हद होती है सच में। ये सुनकर वह तांत्रिक गुस्से में बोला, मजाक? और ये बोलकर उन्होंने सुधांशु को एक थप्पड़ दिया और गुस्से में कहा, मेरा इतना कीमती समय खराब कर दिया तुमने, दोबारा से ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। बोलकर वह तांत्रिक वहां से चला गया। उनके जाने के बाद मोनू बोला, माफ कर देना यार, लेकिन मैं मजबूर था। पता नहीं उस चुड़ैल को कहां से पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं कि उस चुड़ैल ने श्वेता के साथ साथ अब मेरी बहन के ऊपर भी कब्जा कर लिया है और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर कोई ऐसा इंसान घर में आया तो मेरी बहन और पत्नी दोनों को मार डालेगी। ये सुनकर अब सुधांशु कुछ बोलता, श्वेता वहां आ गई और उसे देखकर वो दोनों घबरा गए। सुधांशु ने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप ही लग गया और तभी श्वेता बोली, मैंने कहा था ना कि कुछ भी खेल मत खेलना, लेकिन तुम नहीं माने और अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर सुधांशु श्वेता के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन यह इसका आइडिया था। यह सुनकर मोनू बोला, झूठ क्यों बोल रहा है? श्वेता मेरी बात मानो, इसकी मत मानो, यह सब इसका आइडिया था, बल्कि मैं तो बोल रहा था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। यह सुनकर श्वेता बोली, एकदम चुप रहो दोनों, अब ज्यादा मुंह खोला तो दोनों के मुंह में छाता घुसेड़ दूंगी। चलो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देने को तैयार हूं। अब सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा, जाओ और जाकर मेरे लिए मछली भात बनाओ। यह सुनकर मोनू थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, देखिए जी, आप जो भी मेरी पत्नी के शरीर में हैं, आपको शायद ये बात नहीं पता, लेकिन मेरी पत्नी और बल्कि हमारा पूरा परिवार ही शुद्ध शाकाहारी है। हम मांस मछली नहीं खाते और अगर आपने खाया तो मेरी पत्नी भी खा लेगी और उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यह सुनकर श्वेता ने उसे घूरा और कहा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, समझे? मैंने तुम्हें जो बता दिया मतलब बता दिया। मछली भात आना चाहिए मतलब आना चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। इसके बाद वो दरवाजा खुल गया और दोनों घर से बाहर की ओर भागे। उन्हें मछली बनानी नहीं आती थी, इसलिए होटल से बनी बनाई मछली ले आए और जैसे ही घर आकर उन्होंने वो मछली श्वेता को दी तो हंगामा खड़ा हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मोनू और सुधांशु की ढंग से कुटाई हुई वो अलग। इन्हीं सब के दौरान श्वेता ने मछली खा ली, लेकिन किसी को इस बारे में कानों कान खबर नहीं होने दी। उनकी इस हरकत के कारण आज रात दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, दोनों को खाना भी नहीं दिया था। वे दोनों भूखे प्यासे घर के बाहर पड़े थे। तभी देर रात श्वेता उनके पास आई और बोली, तुम दोनों महामूर्ख हो, सच में। ये लड़की तुम जैसे बेवकूफ लड़के के प्यार में कैसे पड़ गई? छिपाकर लेकर नहीं आ सकते थे, जरूरी था सबको बताना। ये सुनकर सुधांशु बोला, अरे हाँ, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये सुनकर श्वेता बोली, वैसे अच्छा ही है कि तुम लोग ऐसे हो, क्योंकि अगर तुम ये समझ जाते तो आज मैं भी अपना बदला नहीं ले पाती। अच्छा, वो सब छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आई हूं। वे दोनों बेचारे कब से भूखे थे, इसलिए श्वेता का लाया हुआ खाना जल्दी से खा लिया। इसके बाद सुधांशु बोला, आप इतनी भी बुरी नहीं है वैसे तो, लेकिन यह सब क्यों कर रही हैं वह समझ नहीं आता। यह सुनकर श्वेता बोली, तुम्हें यह समझने की जरूरत भी नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें कल परसों दिल्ली जाना है ना माल लेकर, तब तुम हम दोनों को भी लेकर जा रहे हो। यह सुनकर सुधांशु बोला, लेकिन यह बात आपको कैसे पता? मैंने तो यह बात इस मोनू को भी नहीं बताई। यह सुनकर श्वेता भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते और अब बस तुम लोग परसों जाने की तैयारी करो। इसके बाद श्वेता प्लेट लेकर घर के अंदर चली गई। वहीं यह दोनों बाहर सोचते रहे कि क्या ही कर सकते हैं। तय समय पर सुधांशु दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस दौरान श्वेता और मोनू भी उसके साथ थे। हालांकि मोनू के घर वालों ने मना किया था, लेकिन मोनू ने साफ साफ कह दिया कि यह मेरी पत्नी है,
मैं इसे कहीं पर भी लेकर जाऊं। यह सब सुनकर मोनू के घर वालों को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन मोनू श्वेता को लेकर चला ही गया। ट्रक में बैठे बैठे मोनू काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। उसे ऐसे देखकर सुधांशु बोला, अरे भाई, तू अब क्यों परेशान है? तुझे तो अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर मोनू बोला, अरे यार, तुझे नहीं पता, तेरे घर में इतना हंगामा नहीं हो रहा है जितना मेरे घर में हो रहा है। बार बार इन सब की वजह से मेरी कुटाई पिटाई अलग हो रही है। चलो, मार खाने तक ठीक था, लेकिन अब मैं उनसे बहुत बहस भी करने लगा हूं। मुझे तो लगता है कुछ ही दिनों में मुझे अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे पास नौकरी भी नहीं है जिससे मैं अपना खर्चा निकाल पाऊं। ऊपर से यह भूतनी मेरी पत्नी के ऊपर कब्जा करके बैठी है। मोनू ने यह कहा ही था कि तभी श्वेता ने उसके सर पर जोर से मारा और कहा, बहरी नहीं हूं मैं, सब सुनाई दे रहा है मुझे। मोनू की जिस तरह से बैंड बजी हुई थी, उस वजह से मोनू को अब काफी गुस्सा आ रहा था और इसलिए वह भी गुस्से में बोल पड़ा, हाँ तो सुन लो ना, बजा रखी है तुमने मेरी बैंड, वरना कहां सब सही से चल रहा था। यह सब सुनकर श्वेता कुछ समय तो शांत रही, लेकिन फिर अगले ही पल उसने मोनू की गर्दन पड़ी और उसे एक झटके से ट्रक से नीचे लटका दिया। यह देखकर सुधांशु ने जल्दी से ट्रक रोका और कहा, अरे मैडम, हम आपकी मदद कर तो रहे हैं, लेकिन फिर क्यों आप हमें परेशान कर रही हैं? मोनू, तू क्यों इन्हें उंगली कर रहा है? शांत हो जाना। और ये अब से ऐसा नहीं बोलेगा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। यह सुनकर श्वेता ने उसे छोड़ा, लेकिन इन सब से मोनू काफी ज्यादा घबरा गया था और अब वो पूरे रास्ते बिल्कुल इकट्ठा होकर बैठा था। दिल्ली की सीमा से पहले नोएडा में श्वेता ने ट्रक रोकने को कहा। ट्रक से उतरकर उसने किसी होटल का नाम बताया और कहा कि आज रात वहीं पर हमें रुकना है, तुम लोग चलो, मैं आती हूं। इसके बाद श्वेता वहां से चली गई और सुधांशु ने भी ट्रक आगे बढ़ा दी। कुछ आगे चलकर मोनू बोला, वैसे यार, क्या लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही होगी? याद है जब पिछली बार ये गई थी तो उसके हाथ जल गए थे और उस वजह से मुझे मेरे ससुराल और घर वालों से बड़े जूते पड़े थे कि मैंने इसके हाथ जलाएं। चलो, वह सब छोड़ो, लेकिन तुझे नहीं लगता कि हमें यह पता करना चाहिए कि यह यहाँ क्या कर रही है? पता चले यह कोई बड़ा कांड कर रही हो और हम इसमें फंस जाए, क्योंकि ये है तो मेरी पत्नी के शरीर में ही, और हमें यहाँ तक लेकर तो तू ही आया है ना। यह सुनकर सुधांशु बोला, अबे ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने ऐसा क्या किया तुम दोनों के साथ जो तुम लोग मुझसे ऐसे बदला ले रहे हो? सुधांशु ने परिवार की जिम्मेदारी अपनी ऊपर ले ली थी और ऐसे में अगर वह फंस गया तो उसके परिवार का क्या होगा? वह यही सोचकर थोड़ा डरा हुआ था। तब मोनू बोला, देख भाई, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ही। इसलिए एक काम करते हैं, जाकर देखते हैं कि श्वेता कहां जा रही है। सुधांशु भी इसके लिए मान गया और फिर वे दोनों वापस उसी जगह पर गए जहां पर उन्होंने श्वेता को छोड़ा था। वे लोग नोएडा के अंदर श्वेता को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें श्वेता कहीं न मिली। लगभग एक आधा घंटा वहीं पर ट्रक दौड़ाने के बाद उन्हें जब श्वेता नहीं मिली तो वह लोग वापस निकल पड़े। माल पहुंचाकर जब वो लोग श्वेता के बताए होटल के पास आए तो देखा कि श्वेता वहीं पर खड़ी थी और वह उन्हें गुस्से में घूर रही थी। अब इससे पहले कि श्वेता कुछ बोलती, मोनू बोल पड़ा, अरे आप जल्दी आ गई, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर जाकर श्वेता ने उससे पूछा कि इतना लंबा रास्ता तो है नहीं, तो फिर तुम लोगों को इतना समय कैसे लग गया? तब मोनू बोला, हमें लगा आपको टाइम लगेगा, इसलिए हमने थोड़ा वहीं पर बैठकर चाय नाश्ता कर लिया था। इस पर श्वेता बोली, ठीक है, तुम लोगों का चाय नाश्ता हो गया तो अब तुम मेरे खाने का भी इंतजाम करो, तुम्हें पता ही होगा कि मुझे क्या खाना है। इसके बाद सुधांशु और मोनू उसे एक ढाबे पर लेकर गए और वहां श्वेता ने अपने हिसाब से मछली चावल मंगाया। मोनू बातों बातों में ही बोला, आप जिस हिसाब से मछली चावल खाती हैं, आपको देखकर तो यही लगता है कि आप शायद बंगाली हैं। यह सुनकर श्वेता के हाथ खाना खाते खाते रुक गए। उसने पास ही में रखा छुरा उठाया और मोनू को दिखाते हुए बोली, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वह लगाने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि अपना दिमाग। मैं बंगाली हूं या बिहारन, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा काल हूं। इसके आगे मोनू शांत ही रहा और फिर एक दिन वहां पर रुकने के बाद वे तीनों वापस आ गए। इसके बाद तीसरी बार सुधांशु को शिमला में माल पहुंचाने के लिए कहा गया था। सुधांशु इन सबसे इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब उसने इस बारे में ना ही मोनू को बताया और ना ही उसके घर गया। सुबह के समय जब वह माल लेकर जा रहा था कि तभी गांव की सीमा के पास मोनू और श्वेता ने उसे रोका। यह देखकर सुधांशु ने अपना माथा पीट लिया और अब उसे पता था कि क्या होने वाला है। उसने ट्रक रोका और तभी श्वेता उसके पास आई और उसे कहा, नीचे उतर। सुधांशु करता भी क्या, इसलिए नीचे उतर गया। उसके नीचे उतरते ही श्वेता ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ इतना ज्यादा जोरदार था कि सुधांशु को दिन में तारे नजर आ गए। इसी के साथ है वह 2 चक्कर घूम ही गया था। उसे बिल्कुल होश नहीं था कि वह कहां पर है और उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर अगले ही पल मोनू ने उसके मुंह पर पानी मारा, उसे शांत करवाया और तब जाकर उसे होश आया। लेकिन तभी श्वेता बोली, मैंने कहा था ना कि मेरे बिना कुछ भी नहीं करना है।
और तुम हमें बिना बताए शिमला निकल रहे हो। यह सुनकर सुधांशु बात संभालते हुए बोला, अरे आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मुझे पता था कि आप दोनों तो आ ही जाएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को बताने में समय जाया नहीं किया। मैं तो कब से आप लोगों के लिए ही रुका हुआ था। वहां ट्रक में जब माल लोड हो रहा था तब भी मुझे लगा कि शायद आप वहीं आ जाएंगे, लेकिन आप वहां नहीं आए तो मुझे लगा शिट अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन देखो किस्मत से मुझे आप दोनों यहीं मिल गए। अब जल्दी से निकल लेते हैं, इससे पहले कि लेट हो जाए। यह सुनकर श्वेता ने उसे घूरा और फिर ट्रक में जाकर बैठ गई और उसी के साथ ही मोनू और सुधांशु भी ट्रक में बैठ गए और फिर ट्रक अपनी रफ्तार से चलने लगा। कई घंटे का लंबा रास्ता सफर करने के बाद आखिरकार यह लोग शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचकर श्वेता ने एक जगह पर ट्रक रुकवाया और कहा, माल छोड़कर आकर मुझे यही मिलना, बोलकर वह चली गई। उसके जाने के बाद मोनू बोला, एक काम कर, तू माल छोड़कर आ, मैं श्वेता के पीछे जाता हूं, तुझे फोन करूंगा, तू यहीं आना। सुधांशु इसके लिए मान गया और फिर मोनू को वहीं छोड़कर ट्रक लेकर चला गया। कुछ समय बाद जब वह वापस उस जगह पर आया जहां उसने मोनू को छोड़ा था तो उसने देखा कि मोनू एकदम डरा हुआ था। उसने उसके इस तरह से डरने का कारण भी पूछा, लेकिन वह तो कुछ बताने के हाल में ही नहीं लग रहा था। उसी समय श्वेता वहां आई और बोली, इसने जो देखा है वह तुम्हें नहीं बता पाएगा, तुम्हें मैं बताऊं। यह सुनकर सुधांशु काफी ज्यादा घबरा गया कि आखिर श्वेता को पता चल ही गया और अब उसकी खैर नहीं। लेकिन तभी श्वेता बोली, मुझे तुम लोगों से कोई खतरे वाले संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज सब सच बताती हूं। दरअसल मेरा नाम शोभिता है और मैं कोलकाता में रहती थी। ये आज से कुछ समय पहले की बात है जब मैं जिंदा हुआ करती थी। और इसके बाद श्वेता उर्फ शोभिता ने बताना शुरू किया। जो मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं तो कोलकाता के एक बंगाली परिवार में जन्मी शोभिता के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पिता अच्छा खासा कमा रहे थे, यहां तक कि दोनों भाई भी अच्छी अच्छी नौकरियों में लगे हुए थे। शोभिता उन सब में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए वह लोग नहीं चाहते थे कि शोभिता पढ़ाई के बाद कोई नौकरी वगैरह करे। लेकिन शोभिता अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए उसने पढ़ाई के बाद कई कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई किया और किस्मत से उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। लेकिन परिवार वाले इसके लिए नहीं माने। तब उसने अपने परिवार को बड़ी मुश्किलों से मनाया, लेकिन इस दौरान उसकी मां बोली, तू नौकरी तो कर रही है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि बाहर दुनिया जिस तरह से दिखती है उस तरह से होती नहीं है। बाहर से सब मीठा बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लोग एक दूसरे से जलते हैं। तुम बाहर काम कर रही हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा किसी से मतलब मत रखना, यहां तक कि लड़कियों से भी नहीं। शोभिता इसके लिए मान गई और फिर उसने नौकरी शुरू की। शोभिता इतनी मेहनत और लगन से काम कर रही थी कि उसका काम हमेशा अच्छा होता था और इसी दौरान काम करते करते उसकी ऑफिस में कुछ लड़कियों से जान पहचान भी हो गई। शोभिता इतना अच्छा काम करती थी और वही ऑफिस में उसके साथी कर्मचारियों को कभी कभी डांट भी पड़ जाया करती थी और हर बार उनसे यही कहा जाता था कि शोभिता से कुछ सीखो, अभी आई है लेकिन सारे काम कितने अच्छे से करती है। शोभित को इस बात की खुशी थी कि उसके काम की कितनी प्रशंसा हो रही है। उसके काम का एग्जाम्पल बाकी लोगों को दिया जाता है और यही सब उसकी कुछ साथी कर्मचारियों के लिए जलन की वजह भी बना। एक बार लंच के समय शोभिता जब सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी तो उनके साथ काम करने वाला अब्दुल भी वहीं उनके साथ आकर बैठ गया और खाना खाते खाते शोभिता से बात करने की कोशिश करने लगा। वह शोभित को खास अटेंशन दे रहा था, लेकिन शोभित ने उसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया। अब्दुल को ऐसे शोभिता को खास अटेंशन देता देखकर उसके साथ बैठी नगमा अब्दुल से बोली, अब हम अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर पर हमारे बारे में बात करनी चाहिए। यह सुनकर अब्दुल बोला, अरे नगमा, क्या बात करती हो? मैं क्यों हमारे बारे में अपने घर पर बात करूंगा भला? यह सुनकर नगमा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, अब मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि तुम अपने घर पर मेरे लिए क्यों बात करोगे? देखो अब्दुल, बहुत हो गया। तुमने मुझसे वादा किया था कि जब हम अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे तब हम निकाह कर लेंगे और अब तुम पीछे हट रहे हो। यह सुनकर अब्दुल अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, समझी? तुम मुझे फालतू में बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। वहां पर अब तमाशा होने लगा था। शोभिता और सारे लोग उन लोगों को ही देख रहे थे। नगमा का काम वैसे ही सही नहीं था और अगर इन सब की वजह से उसकी नौकरी चली जाती तो उसके लिए और मुसीबत हो जाती, इसलिए वह उस समय शांत ही रही। उस दिन ऑफिस से निकलकर शोभिता सीधे घर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन रास्ते में ही अब्दुल उसे मिल गया और उसे कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। लेकिन शोभिता ने साफ कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह चली जाएगी। इसके बाद शोभिता वहां से चली गई और अब्दुल उसे देखता ही रह गया। अगले दिन अब्दुल्ला और नगमा ऐसे बने हुए थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वहीं शोभिता को इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह पहले भी अपने काम पर ही ध्यान देती थी और अभी भी अपने काम पर ही ध्यान दे रही थी। लेकिन इन सब के दौरान उसने ध्यान दिया कि अधेड़ उम्र का उनका टीम लीडर उसे अजीब निगाह से देखता था। इतना ही नहीं, कई बार बोल चुका था कि उसके पास काफी पैसा है और वो अपनी शादी से खुश नहीं है।
और अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है, लेकिन शोभिता काम की बात को छोड़कर उनकी किसी बात पर कभी कोई कमेंट नहीं करती और इसी की वजह से कुछ ही दिनों में शोभिता का प्रमोशन भी हो गया। इस प्रमोशन का दावेदार अब्दुल भी था, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिला। सबको लगा कि शायद अब्दुल को शोभिता से जलन होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसने तो सामने से शोभिता से पार्टी मांगी। इतनी बड़ी खुशी का दिन था, इसलिए शोभिता ने भी लंच में सबको अपनी तरफ से चाय समोसे की पार्टी दे दी। लेकिन शाम के समय जब वह घर जा रही थी, तब उसके ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों ने उसे रोका और कहा, मुबारक हो शोभिता, तुम्हें प्रमोशन मिल गया, लेकिन तुमने हमें सिर्फ चाय समोसे की पार्टी दे दी, काफी सस्ते में टलका दिया। यह सुनकर शोभित बोली, ठीक है, कल लंच के समय किसी अच्छी जगह पर पार्टी दे दूंगी, अब तो ठीक है। तब शोभिता के साथ काम करने वाली एक लड़की बोली, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कल कभी आया है क्या, तुम्हें आज ही पार्टी देनी पड़ेगी। यह सुनकर शोभिता बोली, आज मैं लेट हो रही हूं, मुझे घर भी जाना है और सबको यह बात बतानी है, लेकिन मैं कल पक्का पार्टी दे दूंगी। लेकिन वह सारे नहीं माने और इसी के साथ ही उनका टीम लीडर भी वहां आ गया और बोला, अरे अब तो तुम्हें पार्टी दे ही देनी चाहिए, इतनी कंजूसी भी सही नहीं होती। सब लोग इतनी जिद कर रहे थे, इसलिए आखिरकार शोभिता मान ही गई। उसने अपने घर पर फोन किया और कहा कि वह आज थोड़ा लेट आएगी और फिर उन सभी के साथ वहां के एक अच्छे होटल में खाना खाने चली गई। खाना खाने के बाद शोभिता ने बिल दिया और सब लोग होटल से बाहर आ गए। वह अपने ऑफिस की कुछ लड़कियों के साथ टहलते हुए जा ही रही थी कि तभी उसका सर थोड़ा घूमने लगा। तब उसकी ऑफिस की एक लड़की बोली, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही और हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। शोभिता के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मानो वह काफी ज्यादा नशे में हो। उसके सारे शरीर पर से नियंत्रण पूरी तरह से हट चुका था और इसी दौरान उनका टीम लीडर गाड़ी लेकर वहां आया। उसके चेहरे पर शोभिता को ऐसे देखकर एक वहशी मुस्कान आ गई थी और अब शोभिता कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन लड़कियों ने उसे पकड़ा और उसके साथ उस गाड़ी में बैठ गई और इसी के साथ ही उन्होंने शोभिता का फोन भी बंद कर दिया। वे लोग शोभिता को लेकर उस हाईवे पर आए जहां पर वह कड़ा मोनू को मिला था और वहां पर नगमा और अब्दुल के साथ 2-3 लड़के और भी थे जो कि उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे थे। अब तक रात काफी हो चुकी थी, इस वजह से वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने शोभिता को गाड़ी से उतारा और उसे लेकर झाड़ियों के अंदर चले गए। वहां आकर उन लड़कों ने शोभिता की अस्मत को तार तार किया और उसके बाद उन लड़कियों ने शोभिता को मारना शुरू किया। इस दौरान अब्दुल भी उसे मार रहा था। मारते मारते वह बोला, मैंने सोचा था तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुझसे निगाह करके यह नौकरी छुड़वा दूंगा, क्योंकि तेरे रहते मैं कभी भी प्रमोशन नहीं पा सकता था। तू मेरे रास्ते का रोड़ा बनी हुई थी और आज मैंने तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। शोभिता भले ही अपने होशो हवास खो चुकी थी, लेकिन वह यह सब सुन रही थी। उन सब ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और इन्हीं सब में और लोगों ने उसके सीने पर इतनी जोर से मारा कि उसके सीने की सारी पसलियां टूट गई और वहीं पर शोभिता की मौत हो गई। ऐसा नहीं था कि शोभिता के मृत शरीर को देखकर वह लोग रुक गए। उन लोगों ने अभी भी शोभिता को मारना जारी रखा और इन्हीं सब में शोभिता का कड़ा वहीं गिर गया। उन लोगों के अंदर इतनी जलन की भावना आ चुकी थी कि उन सब ने इतना खौफनाक कदम उठाया और यह लोग यहीं पर नहीं रुके। वे लोग शोभिता के शरीर को लेकर गए और एक सुनसान जगह पर उसे जला दिया। शोभिता के साथ जो इतना बुरा हुआ था, उस वजह से उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी, लेकिन शरीर ना होने की वजह से वह बदला नहीं ले पा रही थी। और इन सब के लगभग 4-5 महीने बाद सुधांशु का ट्रक उस जगह पर आकर रुका। मोनू ट्रक में से उतरकर उसी जगह पर आकर बाथरूम करने लगा जहां पर शोभिता की मौत हुई थी और शोभिता का कड़ा देखकर वह लालच में ही शोभिता के कड़े के साथ साथ शोभिता को भी अपने साथ ले गया। शोभिता उसके साथ आ तो गई और उसने मोनू के ऊपर कब्जा करने की काफी कोशिश की, लेकिन कर ही नहीं पाई। उस रात मोनू जब आराम से सो रहा था, तब शोभिता उसके शरीर में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग उसके पूरी तरह से कंट्रोल में था, जिस वजह से वो उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पा रही थी। वही इन सब के अगले ही दिन मोनू ने शोभिता का वह कड़ा श्वेता को तोहफे में दे दिया और श्वेता ने उसे पहन लिया और जैसे ही श्वेता ने वो कड़ा पहना, शोभिता श्वेता के शरीर में प्रवेश कर गई। यह सब देखकर शोभिता को काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन वह ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहती थी जिससे सबको शक हो। इसलिए सबके सोने के बाद शोभिता घर से निकलकर कोलकाता के लिए चल पड़ी। शोभिता भले ही आत्मा थी, लेकिन वह जिस शरीर के अंदर थी वह हाड़ मांस का ही तो बना हुआ था। इसलिए चलते चलते जल्दी ही थक गई, तो अब उसने सोचा कि उसे किसी न किसी से लिफ्ट लेनी ही पड़ेगी। वो सड़क के एक ओर खड़ी हो गई और अब किसी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में एक ट्रक उस ओर आया। तब शोभिता बोली, भैया आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप मुझे कोलकाता तक छोड़ दोगे? असल में मैं बस से अपने परिवार के साथ जा रही थी, लेकिन मेरी बस छूट गई और सारा सामान भी बस में रह गया। ट्रक वाला शरीफ था। उसने मुसीबत में फंसी इस लड़की की मदद करने की सोची और उसे ट्रक में बैठा लिया।
इतना ही नहीं, इतने लंबे रास्ते में उस ट्रक वाले ने बीच में ढाबे पर जब ट्रक रोका तो उसे चाय खाना भी दिया। शोभित को लग रहा था कि सारे इंसान ही इतने बुरे होते हैं, लेकिन इस ट्रक वाले को देखकर उसे पता चल गया था कि कई इंसान अच्छे भी होते हैं। उस ट्रक वाले ने शोभिता को कोलकाता छोड़ा और वहां से चला गया। उनके जाने के बाद शोभिता उस टीम लीडर के पास गई। उस समय शाम का समय था और वो टीम लीडर ऑफिस से वापस घर आ रहा था। श्वेता ने उससे लिफ्ट मांगी। उस ठरकी आदमी को अकेली लड़की एक मौका लगी और उसने श्वेता को लिफ्ट दे दी। उसने सोचा था कि लिफ्ट देने के बहाने उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाएगा और उसका गलत फायदा उठाएगा, और इसलिए उसने दूसरा सुनसान रास्ता ले लिया। सुनसान रास्ते पर आकर उसने गाड़ी रोकी और कहा, देखो लड़की, जैसा मैं कहता हूं, अगर तुम वैसा ही करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मार डालूंगा। लेकिन श्वेता कुछ न बोली। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आया और उसने अब श्वेता की कलाई पकड़ ली। ऐसा होते ही श्वेता ने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और एक झटके से तोड़ दिया। उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से टीम लीडर दर्द से चीखने लगा। अब इससे पहले कि वो कुछ करता, श्वेता ने उसका सिर पकड़ लिया और सामने मौजूद स्टीयरिंग से दे मारा। इसके बाद श्वेता गाड़ी से उतरी और बोली, मेरे ख्याल से तुम्हें सबक मिल गया होगा। अब दफा हो जाओ यहां से, और अब आगे से किसी लड़की को कमजोर मत समझना। उस आदमी ने खुद को जैसे तैसे संभाला और गाड़ी चलाने लगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि तभी उसने पाया कि उसकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। उसने खिड़की से सिर बाहर निकालकर देखा तो पाया कि श्वेता उसकी गाड़ी को पीछे से पकड़कर खड़ी थी। यह देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गया। वह गाड़ी से उतरकर वहां से भागने ही वाला था कि तभी गाड़ी एकदम तेजी से सामने मौजूद एक पेड़ से जा लगी। वह टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस आदमी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इन सब के बाद श्वेता वहां से वापस आ गई। मोनू और उसकी शादी हो गई और इसके बाद वो दोबारा से मोनू और सुधांशु के साथ कोलकाता आई। यहाँ आकर वो नगमा के घर आई। नगमा की शादी अब्दुल से होने वाली थी, इसलिए वो छुट्टी लेकर घर जाने की तैयारी में थी। वो पैकिंग कर रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे की घंटी बजी। उसने जब जाकर दरवाजा खोला तो अपने सामने सजी धजी श्वेता को देखा। उसे देखकर नगमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन है। तभी श्वेता बोली, मैं अब्दुल के दूर की बहन हूं। यह सुनकर नगमा उसे कमरे के अंदर ले आई और उसके लिए चाय नाश्ता लाने के लिए रसोई में गई। उसके पीछे पीछे श्वेता भी आ गई और वह उससे बोली, अब्दुल ने मुझे सब बता दिया है। उसके साथ मिलकर तुमने उस निर्दोष लड़की की हत्या करके सही नहीं किया। उसे तो इसका फल मिलेगा ही, साथ में तुम्हें भी इसका फल मिलेगा। यह सुनकर नगमा पलटी और बोली, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी, यह सब अब्दुल का किया धरा था। यह सुनकर श्वेता बोली, यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि किसका किया धरा था। तुम्हें जलन होती थी ना शोभिता से। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर उस लड़की के ऊपर डोरे डालता है तो फिर गलती तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हुई ना। तो ऐसे में तुमने उस लड़की की जान लेने में उसकी मदद की, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी उससे जलती थी और आज तुम्हें उसकी एक ही सजा मिलेगी। यह सुनकर नगमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्वेता यह क्या बोल रही है, लेकिन अब इससे पहले कि वह कुछ बोलने को अपना मुंह खोलती, उसे अपने शरीर में अकड़न महसूस होने लगी। अब वो अपना शरीर नहीं हिला पा रही थी और इसी दौरान श्वेता ने चलती हुई गैस के ऊपर नगमा का दुपट्टा रख दिया। उस दुपट्टे ने पलक झपकते ही आग पकड़ ली और फिर अगले ही पल नगमा का पूरा शरीर जलने लगा। यह देखकर श्वेता के चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई और वह बोली, बहुत शौक था ना तुम्हें दूसरे लोगों की जान लेने का। अब तुम अपने नए जीवन के लिए काफी खुश थी ना, और वह लड़की जो कि कुछ करना चाहती थी, तुमने उसकी जान ले ली। तुम्हारा तो हो गया, अब अगला नंबर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का है। बोलकर श्वेता वहां से चली गई और उसके जाते ही नगमा का पूरा शरीर सामान्य हुआ, लेकिन वह अब तक काफी ज्यादा झुलस चुकी थी। वह दर्द से चीखने लगी और उसकी चीखों की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां आए और नगमा को अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल जाते जाते नगमा मर चुकी थी। नगमा को जलाते हुए श्वेता के भी थोड़े हाथ जल गए थे, लेकिन उसने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन सब के बाद श्वेता मोनू और सुधांशु के साथ दिल्ली आई। यहाँ नोएडा में उस कंपनी के कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। वे सारे नशा करके गाड़ी चला रहे थे कि तभी श्वेता ने हाथ से गाड़ी रुकने का इशारा किया। अकेली लड़की को इस तरह से देखकर इन लोगों के मन में भी वही सब आया जो कि उनके टीम लीडर के दिमाग में आया था। उन लोगों ने गाड़ी रोककर श्वेता को गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, लेकिन तभी श्वेता ने उनकी गाड़ी को कस के पकड़ लिया और फिर अगले ही पल उनकी गाड़ी को सामने मौजूद डिवाइडर से टकरा दिया और इसी के साथ ही गाड़ी को 3-4 बार पलटा भी, जिसकी वजह से उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। इन सब के बाद श्वेता वापस आ गई। आज वो शिमला में थी। अब्दुल को छोड़कर उसके ऑफिस में काम करने वाली वे दोनों लड़कियां शिमला से थीं और छुट्टी लेकर यहां आई थी। वो उन लड़कियों के घर के पास गई। इस समय वे दोनों लड़कियां घर पर आराम से बैठी थी। शोभिता ने ऐसा कुछ किया कि उन दोनों को ही झटका लगा और फिर इसी के साथ ही उन दोनों ने चूहे मारने वाली दवाई खा ली। इन्हीं सब के दौरान मोनू भी वहां पर आ चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये श्वेता एक जगह पर ऐसे ही क्यों खड़ी है। इन सब के कुछ समय बाद श्वेता बोली, मोनू,
मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे आए हो, इसलिए छिपने का कोई फायदा नहीं है। तुम पता लगाने आए हो ना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम सामने से आती वो मोटरसाइकिल देख रहे हो जिस पर कुछ लोग आ रहे हैं। उसमें बीच में जो लड़कियां बैठी हैं उसके शरीर पर मैंने कब्जा करके उसे जहर दे दिया और अब कुछ ही समय में वो दोनों लड़कियां मारी जाएंगी। ये सब सुनकर मोनू एकदम घबरा गया। उसने सामने से आती उन लड़कियों की ओर देखा जो कि बेहोश हो चुकी थी और इसी के साथ ही शोभिता ने यह सब बताना बंद किया। ये सब सुनकर सुधांशु ने एक नजर मोनू की ओर देखा और फिर कहा, अब उनमें से कितने लोग रह गए हैं? शोभिता बोली, सिर्फ वो अब्दुल रह गया है। ये सुनकर सुधांशु बोला, वो कहाँ है बता देना, हम आपको वहां लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक विनती है, आप अपने माता पिता के सामने अब्दुल से ये सब कबूल करवाना और उसके बाद उसे मारना, ताकि आपके माता पिता को पता रहे कि आप लौटकर उनके पास नहीं आएंगे और आपने कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर शोभिता बोली, तुमने शायद सही कहा। मेरे घर वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी बेटी ने कोई गलती की है, इसलिए मैं ये जरूर करूंगी। इन सब के बाद वो लोग वापस आ गए और फिर कुछ ही समय में दोबारा कोलकाता गए। वहां आकर श्वेता के शरीर में मौजूद शोभिता ने अब्दुल के शरीर पर कब्जा किया और फिर उससे अपने बॉस को थप्पड़ पड़वाए और इसी के साथ ही उन्हें उल्टा सीधा भी कहा। इन सबसे उसके सीनियर को काफी गुस्सा आया और उन्होंने अब्दुल को लात मारकर निकाल दिया। अब्दुल वहां से घर आ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसी दौरान वहां हवा में शोभिता की आकृति उभरने लगी। उसे देखकर अब्दुल घबरा गया। तभी शोभिता बोली, आज तो तुझे नौकरी से निकलवाया है, लेकिन अब मैं तेरी जान भी लूंगी, लेकिन मैं तुझे छोड़ दूंगी अगर तूने मेरे माता पिता को सब बता दिया तो। अब्दुल कैसे भी अपनी जान बचाना चाहता था और इसलिए इसके लिए मान गया। वो फौरन शोभिता के घर गया और उसके घर वालों के पैर पकड़कर माफी मांगी। उसने उन्हें यह भी बताया कि कैसे वो शोभिता को लव जिहाद के जाल में फंसाना चाहता था और जब इसमें कामयाब नहीं हुआ तो कैसे एक षड्यंत्र के तहत उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये सब सुनकर उसके घर वालों को काफी गुस्सा आया और वो उसे मारने दौड़े, लेकिन तभी श्वेता अंदर आई और बोली, इसे कुछ मत करिए पापा, इसने जो किया सो किया, लेकिन आप इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत कीजिए। मैं चाहती तो इसे मार सकती थी, लेकिन इसे मारने से पहले सब सच इसके मुंह से बताना था। अपनी बेटी का ये हाल देखकर उसके घर वालों को काफी दुख हुआ। वहीं अब्दुल वहां से चला गया। उसके जाते ही श्वेता बोली, पापा आप मेरा विधि विधान से सारी अंतिम क्रिया करवा देना जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन उससे पहले मुझे इस अब्दुल को ठिकाने लगाना है। बोलकर वो वहां से चली गई और इसके साथ ही शोभिता ने अब्दुल के शरीर पर कब्जा किया और उसे ट्रक के आगे आकर आत्महत्या करवा दी। शोभिता का बदला आखिरकार पूरा हुआ। वो वहां से सुधांशु और मोनू के पास आई और उसे सारी बताई। तब मोनू बोला, हमें खुशी है कि आपका ये बदला पूरा हुआ, लेकिन एक काम और यह गया है। ये आपका कड़ा हमारे पास है, ये मैं आपके माता पिता को देना चाहता हूँ। ये सुनकर शोभिता बोली, तुम चाहो तो इसे रख सकते हो, तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की है तो इतना तो तुम्हें मिलना चाहिए। ये सुनकर सुधांशु बोला, पैसा हम कहीं और से कमा लेंगे बहन, लेकिन ये आपकी निशानी है जो आपके माता पिता तक पहुंचना जरूरी है। इन सब के बाद मोनू और सुधांशु श्वेता के साथ शोभिता के घर गए और वहां वो कड़ा उन्हें दे दिया और सारी बात बताई और इसके बाद वो लोग वापस आ गए। कड़ा उतरते ही श्वेता वापस सामान्य हो गई और वे तीनों खुशी खुशी घर चले गए। इन सब के कुछ समय बाद सरकार ने मोनू और सुधांशु के खेत पर से हाईवे निकाला, जिससे उन्हें काफी पैसा मिला और उन दोनों ने अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू किया। शोभिता ने तो अपना बदला ले लिया,